हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए और जितना मैं आपको कराता हूँ उतना आप नोट करते ज़रूर जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम जीन पियाजे की जहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों, वीडियो में क्या होता है, कई सारे लोग जो है कहते हैं कि पीडीएफ बनाना चाहिए। आपने भी देखा होगा मैं पीडीएफ से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हमेशा आपको जो अट्रैक्टिव करता है वो आपके हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए और आपको पता भी नहीं चलेगा, लिखते ही लिखते आपको याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। आपने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं देखा होगा जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही जानेंगे कि दोस्तों ये निवासी कहाँ के थे। तो आप कहोगे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनके सिद्धांत का क्या नाम था, तो सिद्धांत का नाम था, या फिर ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाएगा तब भी आप लगाएंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आएगा तब भी लगा देंगे, और विकासात्मक विकास का सिद्धांत आएगा तब भी आप जीन पियाजे को ही लगाएंगे। तो इनके 3 नाम इनके सिद्धांत के मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट आता है कि जैविक ज्ञान शास्त्र भी किसे कहा जाता है, तो ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जैविक ज्ञान शास्त्र कहा जाता है। यानी कि ज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसे जैविक ज्ञान शास्त्र भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि बुद्धि का विकास 2 पूरक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यह जीन पियाजे साहब ने बताया था, जिसे पियाजे ने एसिमिलेशन एवं एकोमोडेशन कहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जीन पियाजे ने बताया था कि बुद्धि का विकास 2 पूरक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। उन्होंने पहला एक जो बताया था वो बताया था एसिमिलेशन, और दूसरा जो बताया था उसका नाम था एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, तो आत्मसात करने की प्रक्रिया ही एसिमिलेशन कहलाती है। आत्मसात का मीनिंग ये होता है कि अपने अंदर समाहित करने की जो चीज़ें होती हैं, समाहित करने की जो व्यवस्था होती है, वही क्या कहलाती है, आत्मसात करना या फिर एसिमिलेशन कहलाता है। सपोज दैट अभी हमें मैथ नहीं आती है लेकिन कम आती है, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने मेहनत के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उस मैथ को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उसको अपनी व्यवस्था में क्या करेंगे, समाहित करने की कोशिश करेंगे। यही आपका आत्मसात करने की प्रक्रिया या फिर एसिमिलेशन कहलाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन। क्या होता है, तो समव्यवस्थापन, यानी कि किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना, समान रूप से व्यवस्था करना, एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि हमें मैथ नहीं आती है तो क्या करना है, उसको अपने आप में ढालेंगे। तो यही इसी को एक एग्जाम्पल मानते हुए एकोमोडेशन को समझते हैं कि हमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए मैथ को ही अगर हमें करना है तो हमारे लेवल की जो चीज़ होगी हमें वो करना है। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसकी जगह हम आईएएस की तैयारी करेंगे तो दोस्तों हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए सम व्यवस्थापन है, उनकी उसकी जो व्यवस्था है वो एकदम से समान होनी चाहिए। ये किसने बताया था, जीन पियाजे साहब ने बताया था। तो आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, स्कीमा। यहाँ से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्कीमा क्या होता है, स्कीम क्या होता है, सेंसरी मोटर क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं और यही आपका स्कीमा कहलाता है। मानसिक संरचना के आधार पर किया गया कार्य भी स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा की आपको कई सारी परिभाषाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन आप इतना सा समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, माइंड से जुड़ी रहती हैं, वही आपकी स्कीमा कहलाती हैं। और मानसिक संरचना के आधार पर किया गया कार्य स्कीमा कहलाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। मानसिक क्रिया क्या है, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
चूसने, देखने, सुनने, पकड़ने की क्रियाएं सेंसरी मोटर स्कीम के अंतर्गत आती हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, कभी अपना अंगूठा अपने मुंह में देकर चूसता है, कभी एक तरफ देखता है तो देखता ही रहता है, ठीक है, चीखना शुरू करता है तो चीखता ही रहता है, आऊँ आऊँ आऊँ, माँ माँ माँ, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेंसरी मोटर स्कीम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है कि जीन पियाजे का जो मूल साहित्य था वो फारसी भाषा में था, फ्रांसीसी भाषा में था, सॉरी फारसी नहीं। जीन पियाजे का जो मूल साहित्य था वो फ्रांसीसी भाषा में था, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन निवासी कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से, कि दोस्तों इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार ही नहीं, हर बार आता है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली कौन सी थी दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप इनको चारों को याद रखेंगे। इनका समय पीरियड भी मैं आपको बता दूं, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ये सारी चीज़ें अभी हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो अवस्था है वो है दोस्तों संवेगात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था होता क्या है दोस्तों, बच्चा आपने देखा होगा, सबसे पहले इसका पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो आप कहोगे 0 से 2 वर्ष। दोस्तों 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था की अवधि होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बालक समस्त कार्य शारीरिक रूप में करता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो समस्त यानी कि जितने भी कार्य करता है अपने शारीरिक रूप में करता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, प्रकाश के प्रति सचेत। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बच्चा किस अवस्था में, बच्चा जीन पियाजे की किस अवस्था में प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है, तो आप ध्यान रखोगे कौन सा है दोस्तों, संवेगात्मक गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो प्रकाश के प्रति सचेत होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा एकदम से सो रहा है और सो रहा है तो अचानक से क्या होता है कि प्रकाश एकदम से आया, मतलब मान लीजिए लाइट ही आ गई, लाइट आ गई तो उसकी आंख खुल जाती है अचानक से। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, बच्चा सो रहा है तो चारों तरफ नहीं देख रहा है, मतलब कहीं भी नहीं देख रहा है, लेकिन एक तरफ लाइट जल रही है तो लाइट की तरफ ही देखे जा रहा है कंटिन्यू। तो ये क्या है, प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है और कई सारी क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, ये सारी क्रियाएं बच्चा संवेदी गामक अवस्था में करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। समय पीरियड क्या है, तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक या फिर संक्रियात्मक अवस्था। देखो इसके भी 2 नाम आपको मिलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूर्व संप्रत्यात्मक। तो इसको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। इसके लिए इसकी जो अवधि आती है, टाइम पीरियड, यानी कि 2 से 7 वर्ष आता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाषा कौशल की सबसे प्रमुख अवस्था कौन सी होती है, तो आपको पूर्व संप्रियात्मक अवस्था। पूर्व संप्रियात्मक अवस्था दोस्तों भाषा कौशल की सबसे प्रमुख अवस्था होती है, ये आप ध्यान रखोगे। कहने का तात्पर्य यह है 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अच्छे से बोलना सीखता है, भाषा कौशल का विकास होता है। अगर उस टाइम पे हमने उसकी भाषा पे ध्यान नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उसकी भाषा बिगड़ने लग जाती है, लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस आने लगता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जहाँ पे रहता है वहाँ की लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है तो वो हिंदी बोलता है, और वही बच्चा 2 से 7 वर्ष तक अगर बिहार में रह लेगा तो वो बिहारी भाषा बोलना सीख जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भाषा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अवधि बहुत पूछी जाती है दोस्तों, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट दोस्तों कि बालक आत्म केंद्रित रहता है, विचार केंद्र विहीन होता है तथा विचारों में समन्वय नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि बालक आत्म केंद्रित रहता है, वह दूसरों से नहीं कह पाता किसी भी चीज़ के लिए, अपने आप में खोया खोया सा रहता है, विचार केंद्र विहीन होते हैं। उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करता है, वो केंद्र विहीन होता है और अपने विचारों से समन्वय नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता कि ये सही है या गलत है, इस बारे में अपना निर्णय नहीं ले पाता है।
इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि निर्जीव और सजीव में अंतर ना कर पाना, ये कौन से किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों आप ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि आपकी जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, उसमें तो नहीं ही कर पाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, वो तो जानता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसको तो हटा ही देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निर्जीव और सजीव में अंतर ना कर पाना ये किस अवस्था में होता है। तो आप कहोगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। अवधि क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। कई बार आपको बता चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों हर बार आ जाता है कोई एग्जाम में, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या होता है कि ये जो पूर्व संप्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था काल या फिर अवस्था, और दूसरा होता है अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पूर्व संकल्पनात्मक काल जो होता है उसकी अवधि होती है 2 से 4 वर्ष, और आपका जो अंतः प्रज्ञ चिंतन काल होता है उसकी अवधि 2 से 7 वर्ष होती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों सबसे पहली हमने पढ़ी थी, पहली अवस्था कौन सी थी, तो संवेदी गामक अवस्था। उसमें क्या था, बच्चा सारे काम किससे करता था, तो प्रकाश के प्रति सचेत होता था, ठीक है, चूसना, देखना, ये सारी चीज़ें होती थी जिसकी अवधि थी 0 से 2 वर्ष। दूसरी मैंने आपको बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि थी 2 से 7 वर्ष, और तीसरी जो अवस्था आती है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष दोस्तों, 7 से 11 वर्ष। अब इसमें क्या होता है कि मानसिक रूप से संगठित हो जाते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि किसी भी चीज को सोचने में और समझने में अंतर करने लग जाता है, सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है बच्चा, वो अवधि कौन सी होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसमें मानसिक रूप से संगठित हो जाता है, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त करना सीख जाता है। अब दूसरा इसमें आता है कि भार तथा आकार में कम या ज़्यादा को समझने लगते हैं। ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए, एक बच्चा है छोटा सा और वो 2 गिलास रखे हुए हैं, एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, लेकिन दोनों में क्या है, जो वाटर आता है या फिर मिल्क आता है वो एकदम से समान आता है, लेकिन आकार में दोनों क्या हैं, छोटे बड़े हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है दोस्तों दिखने में। तो बच्चा क्या करता है, उनमें अंतर कब सीखता है कि वो कम है और ज़्यादा है, तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कम और ज़्यादा में अंतर नहीं सीख पाता है। आपने देखा होगा, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए दोस्तों, एक बच्चा हो जिसकी एज हो आपकी 7 वर्ष के लगभग हो, यानी कि करीब करीब मान लीजिए 4 5 6 7 इस टाइप का अगर बच्चा होता है, तो उसके साथ आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि उसको एक गिलास में पानी दीजिए, एक गिलास दीजिए जो आपका चौड़ा हो लेकिन ऊंचाई उसकी कम हो दोस्तों, ठीक है, और एक गिलास दीजिए जिसकी ऊंचाई आपकी ज़्यादा हो लेकिन उसमें आपका मिल्क कम आता हो, दूध कम आता हो। आप देकर देखना दोस्तों, वो जो बच्चा होगा वो बड़ा वाला ही गिलास पकड़ेगा, जो आपको बड़ा दिख रहा होगा वो पकड़ेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें ज़्यादा है। वो अंतर नहीं कर पा रहा है उस टाइम पे कि वो इसमें कम कौन सा है ज़्यादा कौन सा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, उसे बड़ा और छोटा समझ में नहीं आ रहा है, उसे सिर्फ ये दिखता है ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंतर करना कब सीखता है, तो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अंतर करना सीख जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है कि आरोही तथा अवरोही क्रम को समझने लग जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे होंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो आरोही और अवरोही क्रम में अंतर करना कब सीखता है, तब भी आप लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला आता है दोस्तों कि मानचित्र आदि को भी समझने लग जाता है। छोटा बच्चा आप 2 से 7 वर्ष तक का जब होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो वो मानचित्र को नहीं समझ पाएगा, लेकिन 7 से 11 वर्ष की अवधि में मानचित्र को भी समझने लगता है, परंतु अभी भी अमूर्त विचारों एवं घटनाओं को समझने की क्षमता का विकास नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है इसमें, इस अवधि में, कि बच्चा मानचित्र आदि को तो समझने लग जाता है लेकिन अमूर्त विचारों एवं घटनाओं को समझने की क्षमता का विकास नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती है अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब क्या होता है, आ प्लस मूर्त, यानी आ में नहीं और मूर्त में
दिखाई देने वाली। जो दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में चिंतन नहीं कर पाता है, उनके बारे में नहीं सोच पाता है। किस अवधि में दोस्तों? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यहीं से हम गलत कर देते हैं। हम सोच लेते हैं कि बच्चा जब भार में और आकार में अंतर करना सीख जाता है तो इसमें भी अंतर करना सीख जाता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा विचारों, अमूर्त विचारों एवं घटनाओं को समझने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है उसका। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तर्क शक्ति हो जाती है, यानी कि तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। किसी भी चीज़ पर तर्क करने लग जाता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, उन सारी चीज़ों पर तर्क तो करने लग जाता है, लेकिन अमूर्त चीज़ों के बारे में उन पे चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो अगली अवस्था आती है वो आती है अमूर्त चिंतन काल। यहाँ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग बहुत ही कंसंट्रेट के साथ देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन काल की अवधि पूछी जाती है दोस्तों, तो 11 से 15 वर्ष। दोस्तों इनकी अवधि आप ध्यान रखिए, जितनी भी 4 अवस्थाएं हैं तो चारों अवस्थाओं की अवधि काल आप याद रखिए। पहली थी 0 से 2 वर्ष, दूसरी क्या थी 2 से 7 वर्ष, तीसरी क्या थी 7 से 11 वर्ष, और चौथी आपकी है अमूर्त चिंतन काल जिसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान खोजने की क्षमता का स्वयं विकास हो जाता है। अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिभाषा दोस्तों पूछी जाती है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद उपलब्धि में तो विकास हो सकता है, किंतु ज्ञानात्मक क्षमताओं में इस अवस्था के बाद विकास नहीं होता। यह किसने कहा है? तो आप कहोगे जीन पियाजे साहब ने कहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद उपलब्धि में तो विकास हो सकता है, किंतु ज्ञानात्मक क्षमताओं में इस अवस्था के बाद विकास नहीं होता। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगला हमें पॉइंट मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या मिलता है? कि अमूर्त चिंतन बालक करने लगता है दोस्तों। जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती हैं, मान लीजिए एफिल टॉवर के बारे में बच्चे को अगर बताया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, मतलब सोच नहीं पाएगा उसके बारे में कि वो कैसा हो सकता है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा कि उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चीज़ों के बारे में उसे एफिल टॉवर के बारे में बताया जाएगा, उसे थोड़ा सा चित्र बताया जाएगा, तो क्या करेगा, वो सोचना शुरू कर देगा कि वो किस टाइप से हो सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है, उसमें किस मटेरियल से बना होगा। इन सारी चीज़ों पे वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अमूर्त रूप में घटनाओं, दृश्यों पर कहानी का चित्रण। दोस्तों उसको बता दिया कि एक जंगल है और जंगल में शेर हैं, शेर सब इनको मार देता है जानवरों को, मतलब कुछ टाइप से उसको एक स्टोरी बता दी जो कि अमूर्त हैं, अदृश्य हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, और उससे कहा जाए कि बेटा इस पे अब एक कहानी लिख कर दिखाओ, तो अमूर्त संक्रियात्मक में तो लिख देगा, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं लिखेगा। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हर पॉइंट से, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कई सारे कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जो आपको समझ में नहीं आता। जैसे संगठन क्या होता है, पियाजे के अनुसार संगठन क्या होता है, तो आपको सूचना प्राप्त करना ही संगठन है पियाजे के अनुसार। दोस्तों क्वेश्चन आपका आया था, एस्टेट में आपका क्वेश्चन आया था कि सूचना प्राप्त करना, क्वेश्चन आया था कि संगठन क्या होता है, पियाजे के अनुसार संगठन क्या होता है, तो आंसर आपको क्या लगाना है, सूचना प्राप्त करना ही पियाजे के अनुसार संगठन होता है। अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, तो पियाजे के अनुसार बात की जाए तो पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बनाना ही अनुकूलन है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो पूर्व ज्ञान है, हमें पूर्व में कितना ज्ञान था और हम अभी कितना नया ज्ञान है, उन दोनों के बीच संतुलन जब बनाना है तो वही आपका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातीकरण क्या कहलाता है, तो नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। हमें नया ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है।
नेक्स्ट दोस्तों, विशिष्टीकरण क्या होता है? तो नवीन ज्ञान का विस्तार करना ही विशिष्टीकरण है। हमने जो नया ज्ञान प्राप्त किया है दोस्तों, उसका क्या करना है? हमें विस्तार करना है। क्या करना है? विस्तार करना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, वही आपका विशिष्टीकरण। और आत्मसातीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है दोस्तों। दोस्तों, मैंने कभी आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर करिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगता हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती ये करिए, ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। यदि आपको मुझसे कुछ नॉलेज मिल रही है तो आप ऐसा करिए, अन्यथा आप मत करिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्याजे ने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग कर डाला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्याजे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपने देखा होगा कि अन्य जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, किसी ने कुत्ते पर प्रयोग किया, किसी ने बिल्ली पर प्रयोग किया, किसी ने वनमानुष पर प्रयोग किया, किसी ने चूहे पर प्रयोग किया, किसी ने कबूतर पर प्रयोग किया, लेकिन जीन पियाजे साहब ने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग कर डाला। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था? तो उसका नाम था जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ चीज़ें याद करते हैं। जेरम ब्रूनर अमेरिका में अमेरिकी जेरोम ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। यहाँ पे जेरोम ब्रूनर का नाम आ जाता है दोस्तों, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया है दोस्तों। तो जेरोम ब्रूनर कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे अमेरिका के। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। पहली दोस्तों क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था जिसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक है। इनएक्टिव स्टेज क्या होता है दोस्तों? जब बच्चे की क्या होती है, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे प्याजे साहब ने बताई थी कौन सी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है, क्रिया कर नहीं पाता, करने की कोशिश करता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो स्टेज आपकी इनएक्टिव स्टेज यानी कि क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। हालांकि इन्होंने वो नहीं बताई थी, उम्र नहीं बताई थी कि इस इतने साल से इतने साल तक होना चाहिए, ऐसा जेरोम ब्रूनर ने कुछ भी नहीं बताया था। नेक्स्ट है दूसरी जो अवस्था है इनकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी है संकेतात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। तो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे जेरोम ब्रूनर से। जेरोम ब्रूनर से सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत का क्या नाम था? तो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत था उसका नाम था ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 3 अवस्थाएं बताई थी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जेरोम ब्रूनर की अवस्था है? तो आपको 3 नहीं दी जाएंगी और एक ऐसी होगी जो आपको इनमें से उठा के दे दी जाएगी। कोई सी भी क्रियात्मक अवस्था दे दी जा सकती है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी में देते ही नहीं है, इंग्लिश में दे देते हैं, तो आपको इंग्लिश भी याद रखना है। इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वीडियो को इतने ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ देखिए कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मुझे बस आपका क्या चाहिए दोस्तों? सिलेक्शन चाहिए। और दोस्तों आपका 105 प्लस यानी कि 105 प्लस स्कोर कराना मेरी गारंटी है, लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ ना उतना आपको करते रहना है दोस्तों। गारंटेड आप क्वालिफाई करेंगे और 105 प्लस ही करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं जितना करा रहा हूँ उतना आपको करते रहना है दोस्तों, कुछ भी उसमें से छोड़ना नहीं है दोस्तों, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो बस बाय बाय।